हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है हमारा विनिमय योग्यता। विनिमय योग्यता क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी। आप कारखानों के अंदर बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मशीनों के अंदर एक चलते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। जैसे एक पार्ट दूसरे के अंदर क्या करता है? मूव करता है। एक पार्ट है, उसके अंदर शाफ्ट चल रही है या कुछ चल रही है, तो वो एक दूसरे के अंदर मूव करते हैं और लगातार लंबे समय तक मूवमेंट होने के कारण कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आती है, या तो मशीनों को ब्रेकडाउन आए या कोई जाम की स्थिति हो, तो उन पार्ट्स को बदलना पड़ता है। और उन पार्ट्स को बदलने के लिए हमारे पास वो पार्ट्स अवेलेबल भी होना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर एक स्टोर होता है, फैक्ट्रियों में स्टोर होता है, तो उस स्टोर में वो सामान अवेलेबल होना चाहिए। और यदि वो सामान अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? मशीन बंद हो जाएगी। मशीन बंद होने से क्या होगा? प्रोडक्शन का लॉस होगा। और प्रोडक्शन का लॉस होगा तो क्या होगा? जो कस्टमर की डिमांड है वो समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। और जब कस्टमर की डिमांड समय पर पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? फैक्ट्री के पास वो ग्राहक आने से बचेगा अगली बार और अपना ऑर्डर किसी और कंपनी को दे देगा। तो इसमें और इससे क्या होगा? फैक्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इस नुकसान की भरपाई जो होता है ऊपर स्टाफ से लेकर नीचे वर्कर्स तक सभी के ऊपर लागू होती है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए जो पार्ट्स खराब हो रहा है उस पार्ट्स को हमें स्टोर में रखना होता है और कम समय में पार्ट्स स्टोर से लेकर उसको बदला जा सके। ये जो प्रोसेस सारा ये कहलाता है इंटरचेंजेबिलिटी। यानी क्या हुआ? पार्ट्स का वो गुण जिसके कारण उसको मशीन में आसानी से बदला जा सके वो कहलाता है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता। इसके बाद विनिमय योग्यता के लाभ। पहला लाभ की हम बात करेंगे। सबसे पहले बचत, इकोनॉमी। ये क्या है? जब विनिमय योग्यता वाला पार्ट बनाया जाता है तो ड्राइंग के अनुसार टॉलरेंस के अंदर लिमिट में गेज से चेक करके अलग अलग कारीगरों के द्वारा प्रत्येक ऑपरेशन एक्टिविटी करनी पड़ती है। और अलग अलग वर्कर्स के जब वो करी जाती है एक्टिविटी तो क्या होता है? उसमें एक तो कम समय लगता है उस पार्ट्स को बनने में और कम लागत लगती है। तो यानी कम लागत में हमारा वो पार्ट्स बनकर तैयार हो जाता है, तो बचत होती है। नंबर 1। नंबर 2, अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। अधिक रोजगार से क्या मतलब है? जब विनिमय योग्य पदार्थ हम बना रहे हैं तो क्या है? उस पार्ट्स को, उस कार्यक्रिया को अलग अलग वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। और जब एक ही एक्टिविटी बार बार वर्कर्स के द्वारा की जा रही है तो क्या होगा? तो वो जो वर्कर्स हैं यानी कम कुशल वर्कर्स भी, जो अनस्किल्ड लेबर है, वो भी उस कार्य में दक्ष हो जाएगी और हमारा कम लागत में हमारा वो पार्ट तैयार होगा। जिससे क्या होता है? रोजगार की संभावना हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि स्किल्ड लेबर मिलना एक प्रकार से इकोनॉमिकली महंगा हो सकता है, बट अनस्किल्ड मिलना सस्ता होगा, तो पार्ट्स हमारा कम लागत में तैयार हो सकता है और रोजगार की संभावना उससे बढ़ जाएगी। इसके बाद नंबर 3, कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। कार्य कुशलता में वृद्धि किस प्रकार होगी? विनिमय योग्य पदार्थ आप बना रहे हैं, विनिमय योग्य पार्ट्स आप बना रहे हैं और पार्ट्स को बनाते बनाते आपने क्या किया कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी क्या कर रही है? गेज से चेक कर रही है। पार्ट्स चेक किया, ओके है तो इस वाले बॉक्स में डाला, अनओके है तो इस बॉक्स में डाला। तो क्या है? अनस्किल्ड लेबर भी उसको जल्दी कर दे रही है। अब वो क्या हो रहा है? जब एक ही पार्ट, एक ही एक्टिविटी बार बार उस वर्कर के द्वारा की जा रही है तो क्या होगा? वो उस काम में दक्ष हो जाएगा। जैसे एक कहावत है कि करत करत अभ्यास जनमत होए सुजान। तो बार बार अभ्यास से, कंटिन्यू प्रैक्टिस से क्या होगा? वो दक्ष हो जाएगा। यानी मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। इसके बाद नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क क्या होता है? विनिमय योग्य पदार्थ
पार्ट्स जब बहुत ज्यादा बनाया जाता है, उस कंपनी के द्वारा एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क ले लिया जाता है, जिसके द्वारा फिर उस ट्रेडमार्क के आधार पर वो पार्ट्स बिकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने मारुति कंपनी का नाम सुना होगा। मारुति कंपनी का अपना एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क है, MGA लिखा हुआ आता है, मारुति जेन्युइन एसेसरीज। MGA पार्ट से उसके ट्रेडमार्क के आधार पे वो पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हो जाता है और उसके नाम से वो पार्ट बिक जाता है। तो ये था हमारा विनिमयशीलता और इसके लाभ। अब हम जानेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट मतलब सीमा। लिमिट को समझने से पहले हमें मूल साइज या बेसिक साइज को समझना होगा। जिस साइज पर छूट देकर उस साइज का सीमांकन किया गया हो उसे हम कहते हैं मूल साइज या बेसिक साइज। जैसे कोई साइज हमारा है 50 मिलीमीटर और इस पर हमारी छूट दी गई है ±0.02 mm, तो इसका बेसिक साइज क्या होगा 50.00 मिलीमीटर। तो ये था हमारा बेसिक साइज। आइए अब बढ़ते हैं लिमिट की तरफ। लिमिट क्या होता है? वर्कशॉप में जब पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है तो कारीगरों को बेसिक साइज के ऊपर पार्ट्स को बनाने के लिए कुछ अधिकतम और कुछ न्यूनतम छूट दी जाती है। यानी वो पार्ट्स कितनी अधिकतम सीमा तक बन सकता है, कितनी न्यूनतम सीमा तक बन सकता है, क्योंकि किसी भी साइज को परफेक्ट 0-0 बना पाना संभव नहीं है, और अगर ये संभव हो भी पाता है तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए पार्ट्स को बनाने के लिए उसके बेसिक साइजों में छूट दी जाती है, और वो छूट इतनी होती है कि उससे उसके साइज पर कोई असर ना पड़े। और ये खराब जो पार्ट्स हमारा बनता है इसके कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये शुद्ध साइज में नहीं बनता। कई बार सूक्ष्म मापी औजार जो होते हैं हमारे, उनकी गड़बड़ी हो सकती है, जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दूसरा, मशीन की सेटिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, टूल्स वगैरह की खराबी के कारण ऐसा हो सकता है। तो इनके कारण शुद्ध साइज में बना पाना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण ये छूट दी जाती है। तो बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम छूट जिसमें कि वो पार्ट्स को बनाकर तैयार किया जा सके, उसको हम कहते हैं लिमिट या सीमा। लिमिट मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अधिकतम सीमा, जिसको हम हाई लिमिट बोलते हैं। नंबर 2 न्यूनतम सीमा, जिसको हम बोलते हैं लो लिमिट। हाई लिमिट यानी किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत वो अधिक से अधिक सीमा जिस पर उस साइज को बनाकर तैयार किया जा सके, हाई लिमिट या उच्च सीमा कहलाती है। ठीक। निम्न सीमा या लो लिमिट जिस बेसिक साइज पर प्रदान की गई कम से कम छूट जिस पर वो साइज बनकर तैयार होता है, उसको हम न्यूनतम सीमा या लो लिमिट कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आइए बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं। जैसे हाई लिमिट की हम बात करेंगे। हाई लिमिट, सपोज हमारा मूल साइज है 50 मिलीमीटर, इस पर हमारी छूट दी गई है ±0.02। अब अधिकतम छूट इसमें कितनी है? जो प्लस वाली है, यानी +0.02 मिलीमीटर। तो हाई लिमिट क्या हो जाएगी? कितनी उच्च सीमा में वो वर्कर्स उस पार्ट्स को बनाएगा? बेसिक साइज में ये अधिकतम छूट जोड़ दी जाएगी, यानी 50 + 0.02 यानी 50.02 मिलीमीटर इसकी उच्च सीमा या हाई लिमिट हो गई। अब हम बात करेंगे लो लिमिट की। लो लिमिट पर आइए। वैसे ही जैसे बेसिक साइज हमारा 50 मिलीमीटर है, इस पर छूट दी गई है हमारी ±0.02 मिलीमीटर। तो जिस न्यूनतम साइज में वो वर्कर्स उस पार्ट्स को बनाकर तैयार करेगा, वो छूट कितनी है? -0.02 मिलीमीटर। तो हमारी लो लिमिट कितनी हो जाएगी? बेसिक साइज में से ये छूट को घटा दिया जाएगा, यानी लो लिमिट हो जाएगी हमारी 50.00 -0.02 मिलीमीटर, यानी 49.98 mm इसकी लो लिमिट हो जाएगी। तो ये था हमारा उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
और जितने भी यूजर इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको यथा समय मिल सके और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।